हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम अनुभव शर्मा है। मैं आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। सर आज आप लोग जानते हैं हम सब लोग मिलके एक शानदार सीरीज़ को चलाए हुए हैं। जैसे डिफरेंशिएशन की कल वीडियो आपको मिली थी, उसके ही साथ में हम लोग आज मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं, है ना। लगातार आपको क्लासें मिलती रहेंगी डिफरेंशिएशन प्लस मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन प्लस मैट्रिक्स। जैसे ही हम इधर मैट्रिक्स को क्रॉस करेंगे उधर डिफरेंशिएशन को ख़त्म करा देंगे, साथ में इधर हम डिटर्मिनेंट पर पहुँच जाएंगे और उधर से हम लोग इंटीग्रेशन के पास पहुंचेंगे सर। ठीक है, उसके बाद बहुत जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होकर रिवीजन की तरफ हम लोग दौड़ लगाएंगे। इसलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं सर मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपके जीवन में बहुत काम आता है सर। हालांकि आपके जीवन में नहीं, जैसे हमारे वैज्ञानिक वगैरह हैं उनके जीवन में बहुत सारी बातें, रोबोट वगैरह में, उनमें ये सब मैट्रिक्स वगैरह ही आपके काम आते हैं। इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ मैट्रिक्स किस तरीके से हम लोग प्रयोग करेंगे सर। मैट्रिक्स क्या है, किस तरीके से बातें हैं, छोटी सी क्लास आपको देनी है सर मैट्रिक्स के बारे में। फिर हम लोग एनसीईआरटी की कंटिन्यू क्लासेस लेने वाले हैं। ठीक है सर, चलिए सर मैं छोटी सी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि मान लो मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे, मान लो n नंबर है मेरे पास। अब यदि मैं n नंबरों को इस बोर्ड पर लिखूं तो आशा करता हूं कि पूरा बोर्ड भर जाएगा। आशा नहीं बल्कि ये निश्चित है, बोर्ड भर जाएगा और बल्कि लिखने को भी और संख्या बहुत सारी रह जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसी व्यवस्था को, इसी चीज़ को यानी, और लिखने की व्यवस्था भी जो है वो खराब होगी, अच्छी नहीं होगी। इसीलिए जो आंकड़े हैं उनको एक आयताकार व्यवस्था में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही, जो हमारे पास आंकड़े हैं, मान लो नंबर हैं, कुछ वैल्यू हैं, कुछ फाइंड किया, उनकी लंबाइयां हैं, चौड़ाइयां हैं, उन सभी वैल्यू को एक आयताकार व्यवस्था में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह कहते हैं। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। दिखता कैसे है ये, किस तरीके से बनाया जाता है, आज हम लोग बात करने वाले हैं सर। ठीक है, जैसा कि मान लो मेरे पास बहुत सारे नंबर है, मान लो मेरे पास कुछ नंबर है, छोटी सी बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो 7 यानी कि मान लो चलो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। मान लेते हैं मेरे पास ये कुछ 9 नंबर है। बोले ठीक है सर, नंबर हमने मान लिया, आपने कहा, हमने माना, आगे की बात। आगे क्या है बच्चे, अब ये इस तरीके से लिखे हुए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, मतलब इनको कोई इस तरीके से व्यवस्थित हमने अच्छे नहीं लग रहे, मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे, तो मैंने क्या करा, मैंने इनको ऐसे कर लिया, यानी कि मैंने इनको मॉडिफाई करा और मैंने मॉडिफाई करके मैंने इनको ऐसे लिख लिया। बोले भैया चलो ठीक है, तुमने कर दिया, जो कर दिया वो ठीक ही है, लेकिन इस चीज़ से क्या पता चला, लेकिन चलो जो पता चला ठीक है, लेकिन कुछ तो अच्छे लग रहे हैं, है ना। कुछ तो आप ये बात जरूर कहोगे कि इस चीज़ से ये वाली बात चीज़ कुछ अच्छी तो लग रही है। बोले सर मैट्रिक्स कैसे रिलेटेड है इससे। अच्छा जी भाई साहब, यदि मैंने क्या कर दिया, मैंने इनके बाहर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया तो भाई साहब ये एक मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह बन जाता है। बोले भाई साहब ये वाली बात है कि बिल्कुल, मतलब जो नंबर थे हमने उनको इस तरीके से लिख लिया, कुछ ऐसे करके, तो और उसके बाहर ब्रैकेट लगा दो बड़ा वाला, तो मैट्रिक्स बन जाएगा। मैंने कहा जी भैया। बोले भाई साहब और डीपली बताओ, कुछ मजा आ रहा है तो देखो। यानी कि इन नंबरों को मैंने किस में लिखा, बस बेटा पंक्ति में लिखा था। ध्यान से देखो, किस में लिखा था, बस पंक्ति में लिखा था। बोले भैया ठीक है, पंक्ति में लिखा तो मतलब इसकी पंक्ति हो गई 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। बोले भैया ठीक है, 3 पंक्ति हो गई। बोले भाई साहब इसमें स्तंभ भी दिख रहे हैं, कुछ स्तंभ भी दिख रहे हैं। बोले हाँ, मैंने देखा, मैंने किया हाँ यार, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ, लेकिन मैंने लिखा था सिर्फ पंक्ति में, 1 स्तंभ भी गए। यही मैट्रिक्स है बच्चे, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम पंक्ति और स्तंभ में लिख देते हैं, ऐसी व्यवस्था को ही हम लोग मैट्रिक्स कह देते हैं बच्चे। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा जी, चलो भाई साहब आपने बताया, हमने मान लिया ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हो गया। अच्छा चलो अब एक बात बताओ कि भाई इसमें नंबरों का प्रयोग हो रहा है तो इसका मान कितना आएगा निकल के। नोट पॉइंट डाल लो बेटा, लिख लो कि किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी मान नहीं होता, ये एक व्यवस्था है। क्या है बच्चे? बस एक व्यवस्था है। बोले अच्छा भैया, हाँ जी भाई साहब।
किसी भी मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता। यदि आपके पास एक मैट्रिक्स है उसका कोई भी मान नहीं है। भैया दो हों तो, यदि दो हों, यदि वो कुछ कहे करने को तो करना है, नहीं करना तो उसका कोई मान नहीं है। भैया बात समझ में आ रही? आगे देखते हैं कैसे ना आएगी। देखो कुल मिलाकर बात ये हुई कि इस मैट्रिक्स का कोई भी मान नहीं। बोलो भैया ठीक है, बोलो बहुत बढ़िया। अच्छा भैया इस कुछ और भी तो बताओ इसके बारे में, कुछ और भी सुन लो। भैया ये जो वैल्यू रखी हुई है ये क्या है इसकी? तो बच्चे ये जो वैल्यू रखी हुई हैं इन सभी वैल्यूओं को हम लोग कहते हैं आव्यूह के अवयव। क्या कहते हैं बच्चे? आव्यूह के अवयव। या हम लोग भैया इंग्लिश में कुछ कह सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे? एलिमेंट होते हैं। बोले भैया एलिमेंट है ये सभी? बोले हाँ जी भाई। बोले बात आ रही है समझ में? भैया आ रही है। यानी जितने भी नंबर किसी मैट्रिक्स के अंदर रखे हों, यानी जिन नंबरों से मैट्रिक्स बना हो वो सभी नंबर क्या होते हैं भैया? एलिमेंट होते हैं। बोले भैया बात समझ में आ गई, कुछ और बताइए। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ठीक है भाई साहब, मैंने कहा जी बहुत सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। बोले भाई साहब अब मैं एक नोट पॉइंट और बताओ मेरे लिए कुछ नया। मैंने कहा जी बिल्कुल भाई साहब। अब यदि तुमसे इसमें एक बात ये पूछ सकता है कि आव्यूह का क्रम क्या होगा? क्रम। बोले भैया आव्यूह का क्रम बता दो। मैंने कहा जी ये यदि मान लो मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका क्रम कैसे बताओगे? मैंने कहा ये लो भाई साहब अभी बताता हूं। मान लेते हैं हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का मुझे क्रम निकालना है, तो भाई साहब क्रम कैसे निकलेगा? बोले भैया बता दो। सबसे पहले अच्छा तुम्हें क्या क्या पता है? तुम्हें सिर्फ ये पता है कि ये तो हैं हमारी पंक्तियां, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। बोलो भैया हमें पता है एक पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई। भैया हमें ये भी पता है कि एक स्तंभ ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया। बोले भैया बस इतना ही पता है, और ये वाली बात पता है कि जो नंबर है ये सभी क्या होते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। बोले भैया ठीक है। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, इतनी बात जाननी थी मुझे। अब यदि क्रम पूछ ले या कोटि पूछ ले, क्रम या कोटि एक ही बात है बेटा, कोटि भी ठीक है ना, कोटि पूछ ले तब भी यही बात है। कोटि कैसे? यही है। सबसे पहले यदि भी किसी भी आव्यूह का क्रम या कोटि पूछे तो सबसे पहले उस आव्यूह के पंक्तियों को गिन लो। किसे गिन लो? पंक्तियों को गिनो। एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। लो जी भाई साहब गिन ली। फिर स्तंभों को गिनो, एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ। ऐसे लिख लो, तीन स्तंभ, सॉरी है ना, तीन स्तंभ। बोलो भाई साहब ये तो बात आ रही है समझ में, ठीक है गिन ली, लेकिन इनको बताएंगे कैसे? बताना कुछ ना है, बस दोनों के बीच में क्रॉस का निशान लगा दो, बस बात खत्म हो जाती है। बोले भैया ये इतना आसान, बस ये पूछेगा क्रम हमसे एक नंबर में? मैंने कहा जी बिल्कुल पूछ लेगा, बिल्कुल पूछ सकता है एक नंबर में, क्योंकि मेरा कोई ना रिश्तेदार बैठा ना कुछ, मेरा बता रहा हूं, इस तरीके से पूछ सकता है। बोले एक नंबर में पूछेगा, तोड़ देंगे सवालों को। बहुत बढ़िया बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? पंक्ति की। हाँ जी, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ पंक्ति की बात होनी चाहिए, उसके बाद ही स्तंभ की बात होगी। बोले भैया अब समझ में आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या ही उस आव्यूह की कोटि या क्रम कहलाता है। मैंने कि भैया बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। बोले भैया और बहुत बढ़िया। अब मैंने तुमसे एक छोटी सी बात और पूछ ली कि भैया जरा बताना इस आव्यूह के अंदर कितने एलिमेंट हैं? तो तुम इतने होशियार तो हो ही, तुमने फटाफट से क्या करा? यही तो एलिमेंट होते, इनको गिन दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले भैया 9 एलिमेंट है, हम कोई पागल है? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भैया, 9 ही एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं को तो एलिमेंट कहते हैं। 9 एलिमेंट बता दिया, बिल्कुल ठीक। लेकिन भाई साहब ये तब तक जायज़ है जब तक छोटे छोटे आव्यूह आपको दे रहे हैं तो आप गिन पा रहे हैं। यदि बहुत बड़ा आव्यूह आपको दे दिया, आपसे ना गिना जाएगा। बोलो भैया तो क्या होगा? फिर क्या होगा जी भाई साहब? तो बोलो भाई साहब यदि आपको ये दे दे, आपको बता दे कि ये आव्यूह इतने बाई इतने का, यानी आपको कोटि दे दे। मान लो ये कोटि क्या थी इसकी? 3/3 की थी। बोले भैया ठीक है 3/3 की थी। इन दोनों की देखो यदि कोटि पूछे तो मल्टीप्लाई मत करना, सिर्फ 3/3 लिखना। और यदि तुमसे आव्यूह के अवयव पूछ ले या एलिमेंट पूछ ले, भैया सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना, 3 3 जा 9, और ये इसके एलिमेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसके एलिमेंट हो जाते हैं। बोले भैया क्या बात है,
समझ में आ रही है? सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो भाई साहब यदि आपको अवयव का क्रम पूछे तो सीधे सीधी क्या करोगे, पंक्ति क्रॉस स्तंभों की संख्या। लेकिन यदि तुमसे पूछ ले अवयवों की संख्या तो पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या मल्टीप्लाई करके फटाफट लिख दो, किसी से कुछ मत कहना। सिर्फ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो बेटा, ठीक है? चलिए बेटा आगे की तरफ चलते हैं बेटा। बहुत सिंपल, मैं आपको बताता हूँ बस अब कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं ना, अवयव के प्रकार और बात कर लेते हैं, फिर छोटी सी वीडियो रखेंगे, आगे आपका क्लास चलेगी फिर ओ एक्सरसाइज, ठीक है बेटा? ठीक। तो हम लोग जान लेते हैं बेटा अवयव के प्रकार। बेटा अवयव के प्रकार कैसे हैं या कितने प्रकार के होते हैं अवयव? वैसे तो अवयव बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी क्लास 12th में जितने भी अवयव प्रयोग में आएंगे सबको सिखाऊंगा बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से, ठीक है बेटा? देखो ध्यान से। सबसे पहला आपके सामने आ जाता है बेटा, वो आ जाता है आपका वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या बेटा? वर्ग अवयव। भैया जी ये क्या है? बोले ये क्या होता क्या है ये बता दो। तो भाई साहब वर्ग अवयव क्या होता है, देखो ध्यान से। यदि मेरे पास मान लो कोई अवयव है इस तरीके का, ये 6 है बेटा, ये 7 मान लो, चलो 8 0 4 3, ये भैया अवयव है। तुमने कहा जी भैया ठीक है, चलो अवयव तुम दे रहे हो तो ठीक है। हमने भैया इसमें पंक्ति गिनी, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। कितनी पंक्ति होगी? 3। मैंने लिख लिया क्योंकि सबसे पहले 3 पंक्ति गिनी जाती है। फिर स्तंभ गिनो, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। कितने स्तंभ? 3। जब भी आपको किसी भी अवयव में स्तंभों की संख्या बराबर पंक्ति की संख्या मिल जाए या पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या मिल जाए तो ऐसे अवयव को हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं बेटा, और इंग्लिश में इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलो। मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जानी चाहिए। मैंने बोला हाँ। स्तंभों की संख्या कितनी? 3, और पंक्ति की संख्या कितनी? 3। दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये अवयव कौन सा हो गया बेटा? वर्ग अवयव हो गया। बोले भैया समझ में तो आ गई बात, समझ में आ गई तो भैया अगले पे चलते हैं। दूसरा आपका बेटा इसमें आ जाता है, दूसरा आपका आ जाता है इसमें पंक्ति अवयव। बेटा क्या आ जाता है? पंक्ति अवयव। बोले भैया पंक्ति अवयव क्या है, मुझे जरा बताओ। पंक्ति अवयव, बोले भाई साहब पंक्ति अवयव क्या है, ये कैसे ले रहे हो? पंक्ति अवयव में तो पंक्ति स्तंभ दोनों होते हैं, फिर इसमें कैसे? भैया जी पंक्ति अवयव कैसे कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? एक पंक्ति होती है, उस ही अवयव को हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं। अच्छा भाई साहब यदि ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब स्तंभावयव तो वो अवयव होगा जिसमें एक ही स्तंभ होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात है। स्तंभावयव वही अवयव होता है जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, एक ही स्तंभ होता है। तो भैया थर्ड वाला लो आपको ये भी याद हो गया जी। बोलो भाई साहब ये तो याद ही है हमें पहले से ही, यदि आपने ऐसे समझाया तो स्तंभावयव क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्तंभ हो, उस अवयव को हम लोग स्तंभावयव कहते हैं। बोले भैया और भी प्रकार के होते हैं? हाँ जी भाई साहब और भी प्रकार के होते हैं, सुन लो जी भाई साहब। और जो थर्ड आ जाता है बेटा, फोर्थ, वो आ जाता है आपका इकाई अवयव। ये कौन सा अवयव भैया? इकाई अवयव। ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम लोग, इकाई अवयव। तो भाई साहब समझ लो इकाई अवयव क्या है। भैया जी इकाई अवयव बहुत सिंपल है। मान लो इस तरीके से आपको कोई अवयव दे दे, बोले भैया ये क्या कर रहे हो? 0 0 1 1 ये क्या है? कुछ भी ना, हमारे समझ में तो कुछ ना आ रहा। अरे मुन्ना, यदि आपको इकाई अवयव का मतलब हो गया कि विकर्ण पर कभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ विकर्ण पर 1 दे दे, सिर्फ विकर्ण पर आपको 1 1 हो, बाकी ऊपर और यहाँ नीचे बेटा कितने हो आपके? सभी एलिमेंट 0 हो जाएं, तो मतलब क्या हो गया बच्चे कि उस अवयव को हम लोग क्या कहते हैं? इकाई अवयव कहते हैं। बोले भैया समझ में तो आ गई बात, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं जी भैया जी। इसके बाद आपका आ जाता है भैया इकाई अवयव के बाद हम लोग ले लेते हैं, हाँ जी, इसके बाद हमारा आ जाता है भैया
स्तंभ अवयव हो गया, इकाई अवयव हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं बेटा विकर्ण अवयव। क्या बेटा? विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। भैया जी ये कौन सा अवयव है जी भाई साहब, ये और बताओ हमें। मेरे बच्चे यदि हमें कोई भी विकर्ण दे दे, यानी कोई भी अवयव दे दे, मान लो ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, बोले भाई साहब अभी तो हम लोग विकर्ण पे देख रहे थे 1 1 1 और अब आपने 1 2 3 लिख दिया, ये क्या चक्कर है? अरे भाई साहब यदि आपको विकर्ण पर एक 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 दे दे तो वो होता है इकाई अवयव, वो तो इकाई अवयव होता है। लेकिन यदि आपको कुछ और भी एलिमेंट दे दे, एक के अलावा, सब जगह एक एक ना हो, उसके अलावा कुछ भी एलिमेंट हो, बदलते भी एलिमेंट हो, तो वो सभी आएंगे विकर्ण अवयव में। किस में बेटा? विकर्ण अवयव में। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ आपको सभी बातें समझ में आ रही होंगी। ये छोटा सा बेस है जो मुझे आज बनाना पड़ रहा है, लेकिन जब भी कभी घर बनता है उसका नींव में टाइम लगती है बेटा, नींव बनने में टाइम लगती है, नींव बनने में ही टाइम लगता है जो मैं लगा रहा हूँ। जब मैट्रिक्स चलाऊंगा बिल्कुल धुआंधार उड़ेंगे सवाल, उधेड़ दूंगा सवालों को। इसलिए सिर्फ इसे ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन को तो मैं यूं कराना बता दूंगा आपको बेटा। चलिए, सो प्लीज पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। तो बेटा बस एक टॉपिक और हमें लेके चलना है इसमें। अवयव का प्रकार मैंने आपको करा दिया, अवयव के योग और देख लो बेटा। दो अवयव के योग कैसे होते हैं, या दो से अधिक, है ना, दो से का योग के योग यानी एडिशन ऑफ 2 या मोर देन मैट्रिक्स हम लोग क्या करेंगे, यानी दो हमारे पास हों या दो से अधिक हों हमारे पास मैट्रिक्स, तो उनका हम ऐड कैसे करते हैं। बोले भैया ऐड भी हो जाते हैं। अभी तो आप लोग कह रहे थे कि एक मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं है, अब दो मैट्रिक्सों का ऐड हो रहा है। हाँ जी भाई साहब, कैसे होता समझ लो। मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये रहा 0 1 3 2 1 2 1 0 1। मैंने कि ठीक है भैया, एक मैट्रिक्स मुझे ये दे दिया 0 2 1 2 0 1 2 2 2। बोले भैया ठीक है, दो मैट्रिक्स हो गए हमारे पास। अब हमें ये बता दो ये ऐड कैसे होंगे। अच्छा, ऐड का मतलब यही तो होता है बेटा a प्लस के b। बोले भैया होता तो है, तो a की वैल्यू रख दो बेटा। चलो जी भाई साहब तुम कह रहे हो तो हम लोग रख देते हैं, रख दिया 0 2 1 2 0 1 2 2 2। बोले भैया ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हो गए ऐड। लेकिन अब ये बताओ कौन सा एलिमेंट कौन से जुड़ेगा। यस, एक एलिमेंट सबसे जुड़ेगा, ऐसे ना जुड़ेगा मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इस वाले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से जुड़ेगा, इस वाला ये सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से जुड़ेगा, ये वाला एलिमेंट ये वाले एलिमेंट से जुड़ेगा। मतलब ये हो गया कि ये वाला एलिमेंट इससे, ये वाला एलिमेंट इससे और ये वाला एलिमेंट इससे। इसका मतलब भैया ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे। मैंने हाँ भाई साहब कि ये तो बहुत आसान है, तो जोड़ दो। जोड़ो भैया। कैसे जोड़ेंगे भैया? देखो 0 में 0 जोड़ा 0 हो गया, 1 में 2 जोड़ा तो बेटा 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ा तो बेटा 4 हो गया, 2 में 2 जोड़ा तो बेटा 4 हो गया, 1 में 0 जोड़ रहे हैं तो बेटा 1 हो गया, 2 में 1 जोड़ रहे हैं तो बेटा कितना हो गया 3, 1 में 2 जोड़ूंगा तो कितना 3, 0 में 2 जोड़ूंगा तो 2 और 2 में 1 जोड़ूंगा तो बेटा 3 हो गया मेरे बच्चे। और ये क्या आ गया, a प्लस के b तो आ गया, a प्लस के b आ गया। अरे भैया ऐसे जोड़ते हैं? हाँ जी भाई साहब ऐसे जोड़ते हैं। बोले भैया अब कर लेंगे, हम कर लोगे। तो भाई साहब आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन जो जिस टाइप मैंने एग्जांपल समझाए होंगे वो सभी आपके समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी मुझसे हो तो मुझे बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी तरीका आपको समझ में ना आ रहा हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे बता दिएगा। मैं हर तरीके से आपकी मदद करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।